आखिर कैसे एक कांस्टेबल ने एएसपी मैडम को डंडा मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे शहर में हलचल मच गई। जिले में नई एसपी रुचिका शर्मा की नियुक्ति हुई थी। तेज, निडर और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने वाली अफसर। तभी खबर आती है कि एक गांव में थाने के सामने महिलाएं धरने पर बैठी हैं। आरोप है कि गांव के 4 बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, लेकिन पुलिस आंख मूंदे बैठी है। शिकायतों के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं। एएसपी रुचिका बिना किसी को बताए सादे कपड़ों में गांव पहुंचती है। चुपचाप धरने पर बैठी महिलाओं के बीच बैठती है। किसी को नहीं पता कि उनके साथ बैठने वाली महिला जिले की सबसे बड़ी अफसर है। एक बूढ़ी महिला फूट फूट कर कहती है, बेटा, अब तो डर लगता है अपनी ही बेटियों को घर से बाहर भेजने में। पुलिस कहती है, सबूत लाओ, और वह गुंडे रख खुलेआम हमारी बेटियों को घूरते हैं, छेड़ते हैं। हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है। अब एसपी रुचिका शांत होती है, लेकिन उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह कहती है, पुलिस भला उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके पैसों से बिक चुकी हो। तभी थाने से पुलिस टीम बाहर निकलती है, साथ में वही 4 बदमाश भी मुस्कुराते हुए, ऐसे जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही ना हो। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, चलो भागो यहां से, गैर कानूनी भीड़ इकट्ठा की है तुम लोगों ने। कांस्टेबल लाठी उठाता है और भीड़ की तरफ बढ़ता है। महिलाओं को धकेला जाने लगा है। तभी उसी भीड़ में से एसपी रुचिका आगे बढ़ती है, कंधे से दुपट्टा हटाती है, कड़क आवाज में कहती है, तुम लोग हिसाब सुनने नहीं आए, तुम तो डंडा मारने पर ही उतरे हो। तुम्हें लगता है हर भीड़ गुंडा है, हर औरत झूठी है। थोड़ा रुककर इनकी बातें भी सुन लिया करो, तभी समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। उसकी बातें सुनकर पुलिस टीम हड़बड़ा जाती है, लेकिन एक कांस्टेबल बौखला जाता है। वह गुस्से में आकर एसपी रुचिका को धक्का देता है और पीछे से लाठी मार देता है। सीधा उसके कंधे पर पूरा गांव सन रह जाता है। एसपी रुचिका पीछे मुड़ती है। फिर जो होता है उसे देख गांव वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जिले की सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में एक अनकही उम्मीद और थोड़ी घबराहट घुली हुई थी। सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर सालों से एक ही तरह की सुस्ती छाई रहती थी, लेकिन आज पुलिस हेडक्वार्टर में एक अजीब सी हलचल थी। चपरासी अपनी पूरी ताकत से फर्श चमका रहे थे, फाइलों की धूल झाड़ी जा रही थी और हर कोई अपनी वर्दी को पहले से ज्यादा सलीके से ठीक कर रहा था। वजह थी जिले की नई एएसपी रुचिका शर्मा। रुचिका का नाम पिछले कुछ हफ्तों से हर किसी की जुबान पर था। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन उसके किस्से उससे पहले ही पहुंच चुके थे। कोई कहता था कि वह एक पत्थर दिल अफसर है जिसके सामने बड़े बड़े अपराधियों की घी बन जाती है। कोई कहता कि वह इतनी सख्त है कि अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं बख्शती। लेकिन हर कहानी में एक बात आम थी, वह निडर थी और इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लगभग सुबह 10 बजे एक साधारण सी सरकारी गाड़ी हेडक्वार्टर के गेट पर आकर रुकी। सब सोच रहे थे कि किसी बड़ी रोपदार गाड़ी से सायरन बजाते हुए कोई अफसर उतरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी से एक दुबली पतली 35 साल की महिला उतरी, जिसने साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस एक छोटी सी बिंदी, और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी एक पल में पढ़ लेने की ताकत रखती थी। यही एसपी रुचिका शर्मा थी। उन्होंने किसी सलामी या दिखावे की परवाह नहीं कि और सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे पीछे चलने वाले डीएसपी साहब भी उनकी रफ्तार से कदम मिलाने में हाफ रहे थे। ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले पूरे कमरे का जायजा लिया। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों से लेकर मेज पर रखी फाइलों तक उनकी नजर हर चीज का स्कैन कर रही थी। शर्मा सर, मतलब मैडम, बीएसपी ने हक लाते हुए कहा, आपका स्वागत है। रुचिका ने एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता बनी रही। शुक्रिया, मुझे जिले की कानून व्यवस्था पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए।
खासकर उन इलाकों की जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें ज्यादा है। उनकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था कि डीएसपी साहब बस जी मैडम ही कह पाए। दिन भर मीटिंगों का दौर चलता रहा। रुचिका हर थाने के रिकॉर्ड्स, पेंडिंग केस और शिकायतों को बारीकी से देख रही थी। वह सिर्फ आंकड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे इंसानी दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। शाम होते होते उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें खींच गई थी। फाइलों में दबे कई मामले ऐसे थे जिनमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। रात को जब सब चले गए, तब भी रुचिका अपने ऑफिस में बैठी थी। सामने एक फाइल खुली थी जो बिशनपुर गांव की थी। पिछले 6 महीनों में उस गांव से छेड़छाड़ और गुंडागर्दी की 10 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई थी, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हर शिकायत के आगे लिखा था, जांच जारी है। रुचिका ने गहरी सांस ली। ये जांच जारी है का खेल वह अच्छे से समझती थी। यह सिस्टम की उस दीमक का नाम था जो अंदर ही अंदर पूरे थाने को खोखला कर देती है। उन्होंने फाइल बंद की और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की बत्तियां जल रही थी। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन बिशनपुर गांव की औरतें, क्या वे भी इतना ही महफूज महसूस कर रही होंगी? नहीं। उनके अंदर से आवाज आई, जब तक वर्दी पहने कुछ लोग अपनी आत्मा का सौदा करते रहेंगे, तब तक कोई औरत महफूज नहीं हो सकती। उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया। वह फाइलों और रिपोर्टों के सहारे नहीं बैठेंगी। वह खुद सच का पता लगाएंगी। असली कहानी तो कागजों पर नहीं, बल्कि उन लोगों की आंखों में लिखी होती है जो इंसाफ के लिए तरस रहे होते हैं। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही रुचिका ने अपना फैसला पक्का कर लिया। उन्होंने अपनी सरकारी वर्दी अलमारी में ही रहने दी और एक बहुत ही साधारण सा सलवार सूट निकाला। सिर पर दुपट्टा ओढ़ा, पैरों में मामूली सी चप्पलें डाली और अपना पर्स लेकर हेडक्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकल गई। उन्होंने अपने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी और एक ऑटो रिक्शा लेकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर एक आम औरत का भेष धरकर कहां जा रही है। बस स्टैंड की भीड़, धक्का मुक्की और शोर शराबे के बीच वह एक पुरानी खटारा सी बस में चढ़ गई जो बिशनपुर गांव जाती थी। बस में बैठे लोग उन्हें देखकर शायद यही सोच रहे होंगे कि कोई महिला अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही होगी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद बस ने उसे गांव के बाहर एक धूल भरी सड़क पर उतार दिया। रुचिका ने चारों ओर देखा। गांव की सुबह शांत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ महिलाओं का एक झुंड दिखाई दिया जो गांव के थाने के ठीक सामने एक पेड़ के नीचे जमीन पर बैठी थी। वही धरना जिसके बारे में उन्होंने कल रात फाइल में पढ़ा था। रुचिका धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। वहां करीब 15 से 20 औरतें थीं। कुछ जवान, कुछ अधेड़ और कुछ बुजुर्ग। सबके चेहरे पर एक जैसी थकान, गुस्सा और बेबसी थी। वे नारे नहीं लगा रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे उनकी आवाज अब खत्म हो चुकी हो और उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा विरोध हो। रुचिका किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप जाकर उन महिलाओं के झुंड में एक कोने में बैठ गई। उनके साधारण कपड़ों और सहमे हुए हाव भाव को देखकर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि वह भी उन्हीं में से एक है। किसी नई नाइंसाफी के शिकार काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर एक बूढ़ी महिला, जिसकी झुर्रियों में शायद सदियों का दर्द छिपा था, अपनी बगल में बैठी कद जवान औरत से कहने लगी, कब तक बैठेंगे हम यहाँ? राधा। सूरज सिर पर आ गया। घर पर बच्चे अकेले हैं। राधा ने अपनी सुनी आंखों से थाने के बंद दरवाजे को देखा और बोली, क्या करें अम्मा, घर लौट गए तो इन गुंडों का हौसला और बढ़ जाएगा। कल मेरी बेटी को स्कूल से आते हुए घेरा था। कहते थे बड़ी अफसर बनने का शौक है, तेरी सारी होशियारी निकाल देंगे। मैं किससे शिकायत करूं? थानेदार तो उनकी जेब में है। यह सुनते ही पास बैठी एक और महिला फूट पड़ी, मेरी दुकान से हफ्ता मांगते हैं। कहते हैं यह धंधा करना है तो हमें हिस्सा देना होगा। मना किया तो पूरी दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। पुलिस को फोन किया तो कहते हैं सबूत है। कोई अरे पूरा बाजार गवाह है, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। अब तक जो चुप्पी थी वह धीरे धीरे शिकायतों के सैलाब में बदल गई। हर औरत अपनी कहानी बता रही थी। यह सिर्फ 4 गुंडों की कहानी नहीं थी,
यह उस डर की कहानी थी जो गांव की हवा में जहर की तरह घुल गया था। यह उस लाचारी की कहानी थी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। रुचिका चुपचाप सब सुन रही थी। हर एक शब्द उनके दिल में किसी कील की तरह चुभ रहा था। यह वही बातें थी जो फाइलों में सूखे और बेजान शब्दों में लिखी थी, लेकिन यहाँ हर शब्द के साथ एक दिल दहलने वाली भावना जुड़ी थी। उन्होंने अपनी बगल में बैठी एक सहमी हुई लड़की से धीरे से पूछा, यह कौन लोग हैं? लड़की ने डरकर पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर बोली, गा, बिल्ला, जग्गी और संता गांव के सरपंच के बिगड़े हुए बेटे और भतीजे हैं। सरपंच की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए पुलिस भी उनसे डरती है। कहते हैं थानेदार की हर महीने की कमाई बंधी हुई है। तभी वह बूढ़ी महिला, जिसका नाम शायद शांति देवी था, रुचिका की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रुचिका का हाथ पकड़ कहा, बेटा तू नई लगती है यहाँ, क्या तेरे साथ भी कुछ हुआ? रुचिका कुछ कह पाती, इससे पहले ही अम्मा का दर्द छलक पड़ा। अब तो डर लगता है अपनी ही बेटियों को घर से बाहर भेजने में। पुलिस कहती है सबूत लाओ। अरे वह गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को घूरते हैं, फप्तियां कसते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं। क्या इसके लिए भी कैमरे लगाकर सबूत इकट्ठा करें? हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है इस गांव में। ऐसा लगता है जैसे हम किसी आजाद देश में नहीं, किसी जागीर में जी रहे हैं। शांति अम्मा की बातें सुनकर रुचिका का खून खौल उठा। उन्होंने अम्मा के कांपते हुए हाथों को मजबूती से थाम लिया। उनकी अपनी आंखें लाल हो चुकी थी। वह शांत थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। वह मन ही मन बोली, अब और नहीं। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा पुलिस उन्हें भला कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके दिए हुए पैसों से बिक चुकी हो। उनकी इस बात में इतनी सच्चाई थी कि सारी औरतें उन्हें हैरानी से देखने लगी। उन्हें लगा कि यह महिला सिर्फ भुगत भोगी नहीं बल्कि सिस्टम को समझने वाली भी है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि थाने का बड़ा सा लोहे का गेट एक कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर से इंस्पेक्टर बलबीर सिंह अपनी टीम के साथ बाहर निकला। बलबीर एक भारी भरकम शरीर वाला 40 से 45 साल का आदमी था, जिसकी आंखों में ईमानदारी की जगह लालच और घमंड साफ झलकता था। लेकिन जो नजारा उसके साथ था वह गांव वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इंस्पेक्टर और उसकी टीम के साथ वही चारों बदमाश अंगा, बिल्ला, जग्गी और संता भी बाहर निकले। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं बल्कि अपने दोस्तों से गपशप करके लौटे हो। उनके चेहरे पर किसी कानून का कोई डर नहीं था बल्कि एक जीत का भाव था। उन्हें देखकर धरने पर बैठी महिलाओं में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ औरतें डरकर अपना चेहरा दुपट्टे में छिपाने लगी। इंस्पेक्टर बलबीर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए चिल्लाया, चलो भागो सब यहाँ से, ये क्या तमाशा लगा रखा है? गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की है तुम लोगों ने, अंदर कर दूंगा सबको। उसकी आवाज में धमकी और तिरस्कार भरा हुआ था। शांति अम्मा ने हिम्मत करके कहा, इंस्पेक्टर साहब हम सिर्फ इंसाफ मांगने आए हैं। इन लड़कों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जो चारों में सबसे ज्यादा अड़ो था जोर से हंसा, अरे ओ बुढ़िया इंसाफ चाहिए, चल पहले अपने घर का चूल्हा तो जला लें, हमारे खिलाफ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर पुलिस वाले भी दबी जुबान में हंसने लगे। यह एक खुला तमाशा था जहां पीड़ित का मजाक उड़ाया जा रहा था और अपराधी पुलिस की छत्र छाया में खड़े होकर धमकियां दे रहे थे। इंस्पेक्टर बलबीर ने अपने एक कांस्टेबल, जिसका नाम रामफल था, को इशारा किया, रामफल हटाओ इन सबको, बात से नहीं मानेंगी यह औरतें, थोड़ा डंडे का स्वाद चखाना पड़ेगा। रामफल, जो शायद अपने अफसर से भी 2 कदम आगे था, ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और भीड़ की तरफ बढ़ा। वह एक नौजवान लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में दया की जगह क्रूरता थी। उसने सबसे पहले आगे बैठी एक जवान औरत को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। उठ, यहाँ से सुनती नहीं है क्या? वह चिल्लाया। बाकी पुलिस वाले भी महिलाओं को धकेलने और हटाने लगे। चारों बदमाश किनारे खड़े होकर यह सब देखकर मजे ले रहे थे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। औरतों की चीख पुकार और बच्चों के रोने की आवाज से माहौल भर गया। तभी उसी भीड़ में से एसपी रुचिका आगे बढ़ी। उन्होंने अपने कंधे से दुपट्टा हटाया ताकि उनकी चाल में कोई रुकावट ना आए। उनकी आंखों में अब तक जो गुस्सा दबा हुआ था वह बाहर आ रहा था। वह सीधे इंस्पेक्टर बलबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उनकी कड़क आवाज ने एक पल के लिए सबको चौंका दिया। रुको। सब रुक गए। इंस्पेक्टर ने नीचे से ऊपर तक रुचिका को देखा। एक साधारण सी औरत जो उसे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही थी। उसे गुस्सा आ गया। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? ज्यादा होशियारी मत दिखा। रुचिका की नजरें इंस्पेक्टर से हटी। नहीं, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा,
तुम लोग इंसाफ सुनने नहीं आए, तुम तो डंडा मारने पर ही उतारू हो। तुम्हें लगता है हर भीड़ गुंडा है और हर औरत झूठी है। थोड़ा रुककर इनकी बातें भी सुन लिया करो, तब शायद समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। रुचिका के मुंह से जवाबदेही जैसा भारी शब्द सुनकर पुलिस टीम हड़बड़ा गई। एक आम गांव की औरत ऐसी बातें कैसे कर सकती है? इंस्पेक्टर बलबीर को एक पल के लिए शक हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई पढ़ी लिखी नेतागिरी करने वाली महिला होगी। ओह मैडम, ज्यादा लेक्चर मत दे, उसने कहा। चल निकल यहाँ से, वरना इसी भीड़ के साथ तुझे भी थाने में बंद कर दूंगा। लेकिन कांस्टेबल रामफल, जिसे अपनी ताकत और वर्दी का नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि एक मामूली सी औरत उसके अफसर की बेइज्जती कर रही है। वह बौखला गया। वह गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाया, बड़ी आई कानून सिखाने वाली। उसने पहले रुचिका को जोर से धक्का दिया। रुचिका इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी और उनका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि वह संभल पाती, रामफल ने अपनी पूरी ताकत से लाठी घुमाकर उनकी पीठ पर दे मारी। खट की आवाज के साथ लाठी सीधा रुचिका के कंधे पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गई। पूरा गांव धरने पर बैठी औरतें, पुलिस वाले और वह गुंडे सब सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने एक नेहा औरत पर इस तरह लाठी चला दी है। दर्द की एक तेज लहर रुचिका के शरीर में दौड़ गई, लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा तेज आग उनके दिल में लगी। यह चोट उनके शरीर पर नहीं, उस भरोसे पर लगी थी जिसे लेकर वह यहाँ आई थी। यह चोट उस वर्दी की गरिमा पर लगी थी जिसे उन्होंने आज सुबह अलमारी में छोड़ा था। रुचिका धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उनकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उनकी आंखें अब लाल नहीं थी, वे आग बरसा रही थी, एक ऐसी आग जो किसी भी अन्याय को जलाकर राख कर सकती थी। कांस्टेबल रामफल, जिसने अभी अभी अपनी मर्दानगी का सबूत दिया था, उनकी आंखों में देखकर एक पल के लिए कांप गया। उसे लगा जैसे उसने किसी औरत को नहीं, बल्कि किसी शेरनी को छेड़ दिया है। रुचिका एक एक कदम चलकर उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी ऊंचाई रामफल से कम थी, लेकिन इस वक्त लग रहा था जैसे वह किसी पहाड़ की तरह खड़ी है और रामफल उनके सामने एक कंकड़ की तरह है। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई चीख पुकार नहीं की। उन्होंने बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रामफल घमंड से बोला, रामफल नाम है मेरा, कांस्टेबल रामफल। क्यों रिपोर्ट लिखवाएगी मेरे खिलाफ? रुचिका के होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आई। रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी रामफल, तुम्हारी किस्मत लिखी जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने पर्स में हाथ डाला। सब देख रहे थे कि वह क्या निकालने वाली है। शायद कोई फोन, किसी को बुलाने के लिए। लेकिन उन्होंने जो निकाला उसे देखकर समय जैसे हमेशा के लिए रुक गया। वह उनका पुलिस आईडी कार्ड था। उन्होंने उस कार्ड को हवा में लहराया, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपना फरमान सुनाता है, और फिर उनकी आवाज किसी बिजली की गरज की तरह पूरे इलाके में गूंजी। मैं हूं एसपी रुचिका शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट। एक सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर बलबीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। उन चारों गुंडों और बिल्ला के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी सारी हैकरी, सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। वे समझ गए थे कि उन्होंने आज मौत को दावत दे दी है, और कांस्टेबल रामफल, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसके हाथ से लाठी छन्न की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर कांपने लगे और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस औरत को उसने अभी अभी लाठी मारी थी, वह जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। रुचिका ने अपना आईडी कार्ड वापस पर्स में रखा और रामफल की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह डंडा जो तुमने मारा, यह मेरी पीठ पर नहीं, इस वर्दी की इज्जत पर मारा है। यह इस वर्दी की बेइज्जती है। उन्होंने जमीन पर पड़ी लाठी की ओर इशारा किया। यह लाठी तुम्हें कमजोरों की रक्षा के लिए दी गई थी, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। तुम जैसे लोग इस वर्दी को बदनाम करते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से जनता का पुलिस से भरोसा उठता है। उनकी आवाज अब शांत, लेकिन उतनी ही घातक थी। आज से अभी से तुम सस्पेंड हो, और सिर्फ सस्पेंड नहीं, तुम्हारे खिलाफ एक सरकारी अफसर पर हमला करने, एक महिला के साथ बदसलूकी करने और अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करने के लिए FIR दर्ज होगी। रामफल गिड़गिड़ाने के लिए मुंह खोलने ही वाला था,
लेकिन रुचिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजर अब कांपते हुए इंस्पेक्टर बलबीर पर थी। इंस्पेक्टर उनकी आवाज चाबुक की तरह पड़ी। बलबीर लगभग दौड़ता हुआ उनके सामने आया और कांपते हुए बोला, मैडम, मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए था। इंस्पेक्टर रुचिका, दहाड़ी तुम्हें पता होना चाहिए था कि हर औरत की इज्जत करनी है, चाहे वह एसपी हो या एक आम गांव की महिला। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा काम इन गुंडों की जी हुजूरी करना नहीं, बल्कि इन पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है। लेकिन तुम तो अपनी वर्दी का सौदा कर चुके थे। उन्होंने अपने साथ आए डीएसपी को, जो अब तक गांव पहुंच चुके थे और दूर से यह सब देख रहे थे, एक इशारा किया। डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को तुरंत लाइन हाजिर करो। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाओ। मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए जो इन्होंने इन गुंडों से खाया है। फिर उनकी नजर उन चारों बदमाशों पर पड़ी जो अब दीवार के साथ चिपक कर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, और इन चारों समाज सेवकों को उन्होंने व्यंग से कहा, तुरंत हिरासत में लो। इन पर गुंडागर्दी, छेड़छाड़, वसूली और दंगा भड़काने की कोशिश की। धाराओं में केस दर्ज करो और सुनिश्चित करो कि इन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले। पुलिस टीम, जो अब तक अपने ही अफसरों के सामने कांप रही थी, तुरंत हरकत में आ गई। 2 कांस्टेबलों ने रामफल को पकड़ा, जो अब फफ कर रो रहा था। डीएसपी ने इंस्पेक्टर बलबीर का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गए। बाकी पुलिस वालों ने उन चारों गुंडों को दबोच लिया, जिनकी सारी अकड़ अब खत्म हो चुकी थी। पूरा गांव, जो अब तक डरा सहमा यह सब देख रहा था, अब धीरे धीरे आगे आ रहा था। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अचंभा और उम्मीद थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसाफ इतनी तेजी से और इस तरह से हो सकता है। धरने पर बैठी औरतें अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन यह बेबसी के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वही शांति अम्मा, जिन्होंने कुछ देर पहले रुचिका के सामने अपना दर्द बयां किया था, धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। उन्होंने रुचिका के कंधे को सहलाया, ठीक उसी जगह जहां लाठी पड़ी थी। उनकी बूढ़ी आंखों से ममता छलक रही थी। बेटा, उनकी आवाज भर्राई हुई थी। चोट तो ज्यादा नहीं आई, रुचिका ने मुस्कुराकर कहा। नहीं अम्मा, यह चोट कुछ भी नहीं है। असली चोट तो आप लोगों के दिलों पर लगी थी, जिसे भरने की जरूरत है। शांति अम्मा ने रुचिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज पहली बार लग रहा है बेटा कि कोई अफसर हमारी भी सुनता है। पहली बार लग रहा है कि हमारी चीखों की कोई कीमत है। भगवान तुझे सलामत रखे। तूने आज सिर्फ हमें नहीं, इस वर्दी की लाज भी बचा ली। यह सुनकर रुचिका की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा फर्ज था अम्मा, और मैं आपसे वादा करती हूँ, अब आपको या इस गांव की किसी भी बेटी को डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कानून का राज होगा, गुंडों का नहीं। गांव के बाकी लोग भी अब रुचिका के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। वे एसपी मैडम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जिस थाने के सामने वे डर से आवाज नहीं उठा पाते थे, आज उसी थाने के सामने वे अपने नए एसपी की जय जयकार कर रहे थे। रुचिका ने भीड़ को शांत किया। यह जश्न का नहीं, काम करने का वक्त है। आप सब अपने घर जाइए और भरोसा रखिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो यह मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसपी उन्हें अपना पर्सनल नंबर दे रही है। उस दिन के बाद बिशनपुर गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। भ्रष्ट पुलिस वालों को सजा मिली और नए ईमानदार अफसर तैनात किए गए। चारों गुंडे जेल की सलाखों के पीछे थे और गांव में सालों बाद अमन चैन लौटा था। एसपी रुचिका शर्मा की उस दिन की कहानी पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। वह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन गई थी। एक ऐसी उम्मीद कि अगर एक इंसान भी ठान ले तो सड़े गले सिस्टम को बदल सकता है। और उस दिन के बाद जब भी कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी पहनता तो उसे एएसपी रुचिका शर्मा का चेहरा और उनके शब्द जरूर याद आते। यह वर्दी कमजोरों की रक्षा के लिए है, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। बिशनपुर गांव की घटना को अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे। एसपी रुचिका शर्मा का नाम अब सिर्फ एक अफसर का नाम नहीं, बल्कि एक उम्मीद का दूसरा नाम बन गया था। पूरे जिले में लोग
उनके किस कैसे एक अकेली औरत ने भ्रष्ट पुलिस वालों और गुंडों को एक ही झटके में सबक सिखा दिया था। कांस्टेबल रामफल सलाखों के पीछे था। इंस्पेक्टर बलबीर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। औरंगा बिल्ला गैंग के गुंडे जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे थे। बिशनपुर में अब शांति थी। लड़कियां बिना डरे स्कूल जाती थी, दुकानदार बिना खौफ के अपनी दुकानें खोलते थे और शांति अम्मा जैसी औरतें अब थाने की तरफ सम्मान से देखती थी, डर से नहीं। लेकिन रुचिका जानती थी कि यह शांति एक तूफान के बाद की शांति है। हर बड़े तूफान के बाद कुछ जड़ें हिल जाती हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ गुंडों और एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को नहीं, बल्कि एक सरे गले सिस्टम को चुनौती दी थी। बिशनपुर का सरपंच जोंगा का बाप था। ऊपरी तौर पर तो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसके राजनीतिक कनेक्शन बहुत गहरे थे और वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। रुचिका को अपने सीनियर्स से भी दबे छिपे संदेश मिल रहे थे। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ता है। एक सीनियर अफसर ने फोन पर कहा था, हर जगह आग लगाने से सिस्टम चलता नहीं, जल जाता है। रुचिका को इन बातों का मतलब पता था। इसका मतलब था, ताकतवर लोगों पर हाथ मत डालो, अपना काम करो, लेकिन हद में रहकर। पर रुचिका की डिक्शनरी में हद जैसा कोई शब्द था ही नहीं। जब बात इंसाफ की हो, एक दोपहर जब वह अपने ऑफिस में फाइलों में उलझी हुई थी, तभी उनके पास एक नौजवान लड़का आया। वह डरा हुआ सहमा हुआ था और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। नाम समीर था, एक लोकल अखबार का पत्रकार। मैडम, मुझे आपसे बात करनी है, ये बहुत जरूरी है, उसने कांपती आवाज में कहा। रुचिका ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी का गिलास दिया। आराम से बताओ, क्या बात है? समीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैडम, हमारे जिले की जीवन रेखा नीलम नदी, उसे धीरे धीरे मारा जा रहा है। समीर ने जो कहानी बताई वह बिशनपुर की गुंडागर्दी से कहीं ज्यादा भयानक थी। जिले के बाहरी इलाके में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी जिसका नाम सिंघानिया केमिकल्स था। यह फैक्ट्री सैकड़ों लोगों को रोजगार देती थी, इसीलिए इसे जिले के विकास का प्रतीक माना जाता था। इसका मालिक अविनाश सिंघानिया एक बेहद अमीर और पीआरबी हबशाली आदमी था, जिसके विधायक से लेकर मंत्री तक से सीधे संबंध थे। समीर ने बताया, मैडम, यह फैक्ट्री अपना सारा जहरीला केमिकल रात के अंधेरे में सीधे नीलम नदी में बहा देती है। मैंने पिछले 1 महीने में इस पर रिसर्च की है। नदी के किनारे बसे गांवों में अजीब अजीब बीमारियां फैल रही हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उनके मवेशी मर रहे हैं, नदी की मछलियां खत्म हो चुकी है। उसने कुछ तस्वीरें निकाली जिनमें नदी का पानी कहीं कहीं काला और झागदार दिख रहा था। कुछ तस्वीरों में बीमार बच्चे थे जिनके शरीर पर अजीब चकत्ते पड़े हुए थे। रुचिका का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सच है तो लोग शिकायत क्यों नहीं करते? कौन करेगा शिकायत? मैडम, समीर की आवाज में बेबसी थी। जिनकी जमीनें बर्बाद हो रही हैं, वही लोग उस फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उन्हें डर है कि अगर मुंह खोला तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। और सिंघानिया वह कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके खिलाफ बोलने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। मैंने कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की तो कल रात मुझ पर हमला हुआ। मेरी बाइक तोड़ दी और धमकी दी कि अगर दोबारा फैक्ट्री के आसपास दिखा तो नदी में फेंक देंगे। रुचिका समझ गई कि यह मामला कितना पेचीदा है। यह लड़ाई सिर्फ एक अमीर आदमी से नहीं, बल्कि पैसे और राजनीति के उस खतरनाक गठजोड़ से थी जो पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता है। यह लड़ाई सीधी नहीं लड़ी जा सकती थी। उन्होंने समीर की आंखों में देखा। उनमें डर था, लेकिन सच को बाहर लाने का जुनून भी था। समीर, रुचिका ने दृढ़ता से कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब यह लड़ाई तुम्हारी अकेली नहीं है, यह लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। रुचिका जानती थी कि अगर उन्होंने सीधे सिंघानिया की फैक्ट्री पर छापा मारा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिंघानिया को खबर पहले ही मिल जाएगी और वह सारे सबूत मिटा देगा। ऊपर से विधायक और बाकी नेताओं का दबाव भी आएगा। उन्होंने एक खुफिया प्लान बनाया। उन्होंने अपनी टीम में सिर्फ 2 सबसे भरोसेमंद लोगों को शामिल किया, एक तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर नेहा और एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हवलदार पांडे जी। हमें सबूत चाहिए, रुचिका ने अपनी टीम को समझाया। ऐसे सबूत जिन्हें कोई झुठला ना सके। वीडियो, पानी के सैंपल की रिपोर्ट और अगर हो सके तो फैक्ट्री के अंदर से कोई गवाह। मिशन शुरू हुआ। रुचिका ने फिर से अपना रूप बदला।
कभी वह एक एनजीओ वर्कर बनकर गांव वालों से बात करती, तो कभी एक रिसर्च स्टूडेंट बनकर नदी के पानी के सैंपल इकट्ठा करती। नेहा एक मजदूरनी के भेष में फैक्ट्री के पास की बस्ती में रहने लगी ताकि अंदर की खबर निकाल सके। पांडे जी का काम था फैक्ट्री के आसपास के इलाके की तकनीकी निगरानी करना। कई दिन बीत गए, टीम के हाथ कुछ खास नहीं लगा। सिंघानिया बहुत शातिर था, केमिकल सिर्फ देर रात को छोड़ा जाता था और उस वक्त फैक्ट्री के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उधर समीर अपनी पत्रकारिता के जरिए माहौल बना रहा था। वह सीधे फैक्ट्री का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन नदी का झर और अज्ञात बीमारियां जैसी खबरें छाप कर लोगों और प्रशासन का ध्यान खींच रहा था। यह बात बिसनपुर के पुराने सरपंच और सिंघानिया को खटकने लगी। उन्हें शक हो गया कि यह सब उसी पत्रकार के कारण हो रहा है और इसके पीछे जरूर एसएपी रुचिका का हाथ है। एक रात नेहा को एक बड़ी कामयाबी मिली। बस्ती में रहते हुए उसकी दोस्ती एक ऐसे मजदूर से हो गई थी जिसका छोटा बच्चा उन्हीं चकत्तों वाली बीमारी से पीड़ित था। उस मजदूर का नाम था दीपू। शुरू में तो दीपू कुछ भी बताने से डरता रहा, लेकिन जब नेहा ने उसे भरोसा दिलाया और उसके बच्चे के इलाज में मदद की तो वह टूट गया। उसने रोते हुए बताया, रात को बड़े बड़े पाइपों से गंदा बदबूदार पानी सीधे नदी में छोड़ते हैं। हमें सख्त हिदायत है कि इस बारे में किसी से बात ना करें। जो बोलता है उसे काम से निकालकर झूठे केस में फंसा देते हैं। दीपू एक गवाह बनने को तैयार हो गया। यह एक बड़ी जीत थी। अब टीम को बस एक वीडियो सबूत की जरूरत थी। रुचिका ने पांडे जी और समीर के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने एक छोटा नाइट विजन वाला ड्रोन कैमरा खरीदा। प्लान यह था कि अगली रात जब केमिकल छोड़ा जाएगा तो ड्रोन के जरिए पूरी घटना को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सिंघानिया और सरपंच भी चुप नहीं बैठे थे। उन्हें अपने जासूसों से खबर मिल रही थी कि पत्रकार समीर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। उन्होंने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का फैसला किया। अगली रात घना अंधेरा, नदी के किनारे घनी झाड़ियों में रुचिका, समीर और पांडे जी ड्रोन ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। नेहा उन्हें दूर से वायरलेस पर खबर दे रही थी, मैडम टैंकर आ गए हैं, पाइप नदी में डाले जा रहे हैं। नेहा की फुसफुसाहट वाली आवाज आई। पांडे जी ने ड्रोन को हवा में उड़ाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, फैक्ट्री के पिछले हिस्से से निकले पाइपों से गाढ़ा काला तरल पदार्थ सीधे नदी में गिर रहा था। यह एक पुख्ता सबूत था। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैडम पांडे जी ने कहा। लेकिन तभी अचानक कई गाड़ियां उस तरफ आती दिखी। वे सरपंच और सिंघानिया के गुंडे थे। वे समीर के लिए आए हैं। रुचिका तुरंत समझ गई। समीर, तुम यहां से निकलो। पांडे जी, रिकॉर्डिंग लेकर हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं इन्हें संभालती हूं। समीर भागने लगा, लेकिन गुंडों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। रुचिका ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवा में फायर किया। पुलिस, रुक जाओ। गुंडे एक पल के लिए ठिठके, लेकिन फिर उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब यह सिर्फ एक खुफिया मिशन नहीं, बल्कि एक जानलेवा मुठभेड़ बन चुका था। रुचिका एक पेड़ की आड़ लेकर उनका मुकाबला करने लगी। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर बैकअप के लिए फोर्स बुला ली। समीर भागते भागते एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत में छिप गया। गुंडे उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। तभी इमारत के दूसरे दरवाजे को तोड़ते हुए एसपी रुचिका अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में वही आग थी जो बिसनपुर में दिखी थी। उन्होंने आते ही एक गुंडे के पैर पर गोली मारी, जिससे वह गिर पड़ा। बाकी गुंडे जब तक कुछ समझ पाते तब तक पीछे से पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनते ही गुंडों के हौसले पस्त हो गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगली सुबह का सूरज एक नया इंसाफ लेकर उगा। पांडे जी द्वारा रिकॉर्ड की गई ड्रोन फुटेज, नदी के पानी की लैब रिपोर्ट, गवाह दीपू का बयान और पत्रकार समीर पर हुए जानलेवा हमले के सबूत। रुचिका के पास अब सिंघानिया और उसके पूरे सिंडिकेट को घुटनों पर लाने के लिए सब कुछ था। उन्होंने मीडिया को बुलाया और सारे सबूत उनके सामने रख दिए। टीवी चैनलों पर नदी के हत्यारों की कहानी चलने लगी। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अब किसी विधायक या मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वह सिंघानिया को बचाने के लिए फोन करें। पब्लिक का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार को भी एक्शन लेना पड़ा।
रुचिका शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ सिंघानिया केमिकल्स के मेन गेट पर पहुंची। इस बार वह सादे कपड़ों में नहीं, अपनी शानदार वर्दी में थी। उनके चेहरे का रब देखकर फैक्ट्री के गार्ड कांपने लगे। वह सीधे अविनाश सिंघानिया के आलीशान ऑफिस में दाखिल हुई। सिंघानिया अपने महंगे सोफे पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मिस्टर सिंघानिया, रुचिका की आवाज में स्टील जैसी ठंडक थी। आपने पैसे कमाने के लिए हजारों लोगों की जिंदगी और एक पूरी नदी को दांव पर लगा दिया। आपको गिरफ्तार किया जाता है। उसी दिन सरपंच को भी गुंडों को संरक्षण देने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिन जिले के इतिहास में एक और सुनहरे पन्ने की तरह जुड़ गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा। सरकार ने नदी को साफ करने का प्रोजेक्ट शुरू किया और बीमार गांव वालों के लिए मेडिकल कैंप लगवाए। रुचिका अपने ऑफिस में खड़ी बाहर देख रही थी। वह जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे कई सिंघानिया और सरपंच हर कोने में मौजूद हैं, लेकिन आज उन्हें एक और जीत मिली थी। लोगों का सिस्टम पर भरोसा थोड़ा और मजबूत हुआ था। यह कहानी है एक ऐसी अफसर की जो मानती है कि वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। यह कहानी है उस साहस की जो पैसे और ताकत के सामने झुकता नहीं। यह कहानी है उस उम्मीद की जो हमें याद दिलाती है कि अगर हम सच के लिए लड़ें तो जीत जरूर होती है। अगर आपको एसपी रुचिका शर्मा की यह कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि इंसाफ की यह लड़ाई आगे भी जारी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रुचिका को अगली किस चुनौती का सामना करते हुए देखना चाहते हैं।